हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। फ्रेंड्स, आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र और शिक्षा और मनोविज्ञान के संबंध के बारे में बताएंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों को जैसे क्वेश्चन बनते रहते हैं कि निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र कौन सा है और निम्न में से कौन सा नहीं है। फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को आ जाएंगे, ठीक है। और शिक्षा मनोविज्ञान का या शिक्षा से मनोविज्ञान का क्या संबंध है, ठीक। तो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब तक हमें शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के बारे में पता नहीं रहेगा तो हमको कैसे बताएंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है और क्या नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यह हमें जानने का ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र वर्तमान शताब्दी के पूर्वार्ध में जन्म लेने के कारण शिक्षा मनोविज्ञान अपनी शैशवावस्था में है। तो फ्रेंड्स, वर्तमान शताब्दी के पूर्वार्ध में शिक्षा मनोविज्ञान का जन्म हुआ है, तो यह अपनी जो है शैशवावस्था में है। आपको यह याद रखना है कि शिक्षा मनोविज्ञान अपनी कौन सी अवस्था में है, तो वह अपनी शैशवावस्था में है। तो यही कारण है कि उसके क्षेत्र की सीमाएं अभी तक निर्धारित नहीं हो पाई हैं। तो फ्रेंड्स, इसके जो क्षेत्र है इसकी सीमाएं अभी तक निर्धारित नहीं हो पाई। क्यों नहीं निर्धारित हो पाई? क्योंकि यह अपनी शैशवावस्था में है, ठीक है। तो मतलब अभी यह शैशवावस्था में, इसलिए इसकी जो सीमाएं हैं वह निर्धारित नहीं की जा सकी हैं, ठीक। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो क्षेत्र इतना व्यापक है, तो यह क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र कैसा है, तो व्यापक है। यह आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। उसे व्यक्ति या स्थान व समय की सीमाओं में कभी भी बांधा नहीं जा सकता। वह एक ऐसा है जो शिक्षा मनोविज्ञान है, वह सर्वकालिक है और सर्वदेशीय है। मतलब सर्वदेशीय मतलब सभी दिशाओं में एक जैसा है और सभी जगह एक जैसा, सभी काल में सभी दिशाओं में एक जैसा है। ओके फ्रेंड्स, यह आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए हम देख लेते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र बालक की विशेष योग्यताओं का अध्ययन। तो सबसे पहले हम बालक की विशेष योग्यताओं का अध्ययन करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में। सेकंड देखिए, बालक की रुचियों और अरुचियों, मतलब हम बालक की रुचि और अरुचि के बारे में भी पता करते हैं कि किस चीज़ में बालक की रुचि है या किस चीज़ में बालक की अरुचि है, मतलब वह रुचि लेके नहीं उसको सीख पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं फ्रेंड्स, बालक के वंशानुक्रम और वातावरण का अध्ययन। तो हम शिक्षा मनोविज्ञान से बालक के वंशानुक्रम और वातावरण का भी अध्ययन करते हैं, ठीक। बालक की प्रेरणाओं और मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन, इसमें बालक की जो प्रेरणा है और मूल प्रवृत्तियां हैं उनके बारे में भी हम अध्ययन करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं फ्रेंड्स, बालक के विकास की अवस्थाओं का अध्ययन। तो देखिए, हम बालक की विकास की अवस्थाओं का भी अध्ययन करते हैं, ठीक फ्रेंड्स। ये इतना याद रहेगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, बालक की शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक क्रियाओं का अध्ययन। तो इसमें हम बालक की मानसिक, शारीरिक और संवेगात्मक क्रियाओं का क्या करते हैं फ्रेंड्स? अध्ययन करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इतना याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, बालक के शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक और सामाजिक, संवेगात्मक और सौंदर्यात्मक विकास का अध्ययन। तो फ्रेंड्स, यह कैसा है? विकास का भी इन चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे कि इनका विकास कैसे हो, ठीक है। पहले हम बालक की शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक क्रियाओं का अध्ययन करेंगे कि ये शारीरिक रूप से सक्षम है, नहीं है, मानसिक रूप से हैं, या संवेगात्मक क्रियाएं इनकी कैसी हैं, इनका हम अध्ययन करेंगे। फिर हम उनके विकास के लिए शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, सामाजिक, संवेगात्मक और सौंदर्यात्मक विकास का भी अध्ययन करेंगे, ठीक है, कि इनका विकास किस तरह से किया जा सकता है।
ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन। आपने देखा होगा कि हर बालक एक साथ नहीं होता है, उसमें व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं, तो इन व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन भी करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं, अपराधी बालक। देखिए, बालक की जो प्रवृत्ति होती है ना, बालक अपने आप में कैसे होते हैं, सभी बालक अलग होते हैं, भिन्न होते हैं, सभी बालक भिन्न होते हैं, तो हर बालक अलग अलग होता है, तो उसकी अपराधी प्रवृत्ति, असाधारण और मानसिक रोगों से ग्रस्त बालकों का अध्ययन। तो शिक्षा मनोविज्ञान में इन चीज़ों का भी, मानसिक रोगों का, इनका क्या होता है, अध्ययन होता है। नेक्स्ट पर देखते हैं, शिक्षण विधियों की उपयोगिता और अनुपयोगिता का अध्ययन भी करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, शिक्षण विधियों की मतलब कौन सी शिक्षण विधि कहाँ उपयोगी है, कहाँ अनुपयोगी है, इन सब चीज़ों का भी अध्ययन किया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान में। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं, सीखने की क्रियाओं का अध्ययन। तो हम सीखने की क्रियाओं का भी अध्ययन करते हैं कि बालक की सीखने की क्रिया, मतलब किस क्रियाओं से किस तरह से बालक सीख पा रहा है। ठीक, नेक्स्ट पर देखते हैं, शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन। और शिक्षा की समस्याओं का भी हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, कि शिक्षा में जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं बालकों से संबंधित, ठीक, उनके बारे में भी अध्ययन होता है। नेक्स्ट पर देखते हैं, शिक्षा के उद्देश्यों और उनको प्राप्त करने की विधियों का अध्ययन। तो शिक्षा के उद्देश्य क्या है उनका, और उनको प्राप्त करने की विधि, किस विधियों के द्वारा हम उनका मतलब उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। ठीक, नेक्स्ट पर देखते हैं फ्रेंड्स, अनुशासन संबंधी समस्याओं का अध्ययन। तो हम बालकों में जो अनुशासन संबंधी जो समस्याएं, हम उनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, और उन समस्या को अलग करेंगे। चलिए नेक्स्ट पर, लास्ट पॉइंट पर आते हैं, पाठ्यक्रम निर्माण से संबंधित अध्ययन। तो शिक्षा मनोविज्ञान में जो पाठ्यक्रम बालकों का के लिए निर्माण किया जाता है, उसे से संबंधित अध्ययन भी किया जाता है कि मतलब किस आयु स्तर के बालकों के लिए कौन सा पाठ्यक्रम होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आगे। देखिए फ्रेंड्स, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के बारे में कुछ मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने इस तरह से अपने अपने मतलब विचार प्रस्तुत किए। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा इनसे संबंधित हम। देखिए, स्किनर महोदय हुए। तो स्किनर जो हुए, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सब, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने कहा कि वह सब ज्ञान और विधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार समझने और अधिक कुशलता से निर्देशित करने के लिए आवश्यक है। ठीक है फ्रेंड, तो इसको आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। देखिए, उन्होंने कहा है कि जो क्षेत्र है शिक्षा मनोविज्ञान का, तो वह है सब ज्ञान, जो ज्ञान है बालक का, वो ज्ञान और विधियां सम्मिलित हैं। तो मतलब वह ज्ञान है जो हम बालक को देना चाह रहे हैं, वो ज्ञान और विधियां सम्मिलित होती हैं जो सीखने की प्रक्रिया में अधिक अच्छी प्रकार से समझने और अधिक कुशलता से निर्देशित करने के लिए आवश्यक हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए देखते हैं प्रोफेसर व गेट्स और अन्य, प्रोफेसर गेट्स व अन्य के बारे में देखते हैं। इन्होंने क्या कहा है, शिक्षा मनोविज्ञान की सीमाएं परिवर्तनशील तथा अस्थिर हैं। आप लोग याद रखिएगा कि पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान की सीमाएं परिवर्तनशील और अस्थिर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रोफेसर गेट्स व अन्य ने क्या कहा है, तो शिक्षा मनोविज्ञान की सीमाओं के बारे में। तो क्या कहा है, परिवर्तनशील है और अस्थिर है। ठीक है, मतलब बदलती रहती हैं और अस्थिर है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं फ्रेंड्स, लिंडगरन ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान 3 केंद्र बिंदुओं पर आधारित है। ठीक है फ्रेंड्स, 3 केंद्र बिंदु हैं, उन पर आधारित है शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र। तो सबसे पहले कौन सा हो गया, हमारा शिक्षार्थी हो गया। ठीक है, दूसरा हमारा हो गया सीखने की प्रक्रिया, और लास्ट हो गया हमारा सीखने की परिस्थिति। ठीक है, देखिए जो शिक्षार्थी है, पहला उसका केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए, शिक्षार्थी है। अब दूसरा देखिए कि सीखने की
प्रक्रिया मतलब किस प्रक्रिया के द्वारा हम उसको सिखा रहे हैं, और सीखने की परिस्थिति, किस परिस्थिति, ऐसी कौन परिस्थितियों को निर्मित कर रहे हैं ताकि बच्चा सीख जाए। ठीक है, तो इन्होंने कितने केंद्र बिंदु बताए हैं? 3 केंद्र बिंदु बताए हैं। सीखने की शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया और सीखने की परिस्थिति। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा हो गया शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र। तो आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, शिक्षा और मनोविज्ञान का संबंध। शिक्षा और मनोविज्ञान का संबंध देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का इनमें दोनों में संबंध क्या होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति की योग्यताओं को विकसित करना होता है। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य जो होता है व्यक्ति की योग्यताओं को विकसित करना, और मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या होता है? व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना। मनोविज्ञान का उद्देश्य है व्यक्ति के किसका अध्ययन करना? व्यवहार का अध्ययन। और शिक्षा का उद्देश्य होता है योग्यताओं को विकसित करना, मतलब योग्यताएं होती हैं लेकिन उनका क्या करना है? विकास करना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इतना याद रहेगा। शिक्षा मानव व्यवहार को परिमार्जित करती है। देखिए फ्रेंड्स, शिक्षा जो है हमारे जो व्यवहार है उसको परिमार्जित करती है, मतलब निखारती है। ठीक है, शिक्षा से व्यक्ति अपना जो व्यवहार है, व्यक्ति का व्यवहार है वो अच्छा होता है, परिमार्जित होता है, मतलब जो बुराइयां होती हैं, ठीक है, वो दूर होती हैं, और जो अच्छाइयाँ होती हैं वो आगे निकल के आती हैं। ठीक है, और मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन है, और मनोविज्ञान जो है मानव व्यवहार का अध्ययन, मतलब मानव कैसा व्यवहार कर रहा है उसका अध्ययन करता है। यह अच्छा या बुरे पे डिपेंड नहीं होता, यह होता है कि मनोविज्ञान के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि मानव व्यवहार कैसा कर रहा है, इसका व्यवहार क्या है। ठीक, और शिक्षा जो है वह क्या करती है? व्यवहार को परिमार्जित करती है। नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं, शिक्षा बाह्य विकास करती है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब व्यक्ति के बाहरी व्यक्तित्व में जो विकास करती बाहरी तरह से, और मनोविज्ञान क्या करता है? आंतरिक विकास पर बल देता है। ठीक, शिक्षा बाह्य विकास पर बल देती है और मनोविज्ञान आंतरिक विकास पर बल देता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं, शिक्षा में बालक व अध्यापक मुख्य होते हैं, मतलब शिक्षा जब हम देते हैं तो बालक और अध्यापक कैसे होते हैं? मुख्य होते हैं। और मनोविज्ञान जो होता है अध्यापक को बालक के रूप में सामग्री प्रस्तुत करता है। तो जो मनोविज्ञान होता है वह क्या करता है? अध्यापक को बालक के रूप में सामग्री प्रस्तुत करता है। ठीक है, मतलब एक बालक दे दिया जाए, बालक क्या होगी? सामग्री, उसको शिक्षक जैसा चाहे वैसा बना सकता है। ठीक है, वो सामग्री है। ठीक, तो ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। लास्ट पॉइंट देखते हैं, शिक्षा और मनोविज्ञान ज्ञान और प्रक्रिया का जोड़ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो शिक्षा और मनोविज्ञान, शिक्षा हो गया अपना ज्ञान, और मनोविज्ञान हो गई उसकी प्रक्रिया, मतलब किस प्रक्रिया के द्वारा हम बालक को ज्ञान दें। ठीक, तो ज्ञान और प्रक्रिया का क्या है? जोड़ है शिक्षा मनोविज्ञान। चलिए फ्रेंड्स, कुछ जो इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं हैं जो एग्ज़ाम में आती हैं, चलिए उनके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट है हमारा फ्रावेल। फ्रावेल ने कहा है कि अवस्था विशेष के अनुभव के आधार पर ही हम किसी को बालक, युवा या वृद्ध कहना चाहिए। तो देखिए, अवस्था विशेष के अनुभव के आधार पर किसी व्यक्ति की अवस्था होती है, ठीक, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? बालक बोल सकते हैं, युवा बोल सकते हैं और वृद्ध बोल सकते हैं। ठीक, मतलब जब बालक छोटा रहता है तो बालक में क्या होगा? अनुभव नहीं रहेगा, छोटा है। ठीक है, तो बालक कि भाई अभी ये छोटा है, बच्चा है, तो इसमें ज़्यादा अनुभव नहीं रहेगा। तो बालक, युवा और वृद्ध, इन तीनों को हम कैसे अवस्था के आधार पर, मतलब किसी भी बालक को, किसी भी व्यक्ति को हम मतलब विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, यह बता सकते हैं कि इसकी आयु बालक है ये, या यह युवा है या वृद्ध है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हार्वर्ड। फ्रेंड्स, जो भी हम आप लोगों को परिभाषाएं बता रहे हैं, जो भी कथन बता रहे हैं,
वह किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से सभी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और फ्रेंड्स ये देखिए कि आपको किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है, बहुत हर चीज़ को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक एक पॉइंट बिल्कुल बहुत बारीकी से पढ़ना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा उद्देश्य है सिर्फ आप लोगों का बिल्कुल छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी आप लोग एग्ज़ाम में यदि आ जाए तो वो पूरा हो जाए आप लोगों के लिए, कहीं से भी कोई चीज़ आप लोगों को ढूंढना ना पड़े, ठीक है फ्रेंड्स। तो जितना भी हो सके आप लोगों से आप लोग इसको सुनिए और सुनने के साथ साथ आप लोगों को इसको नोट कीजिए ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम के समय पर इससे हेल्प मिल सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हार्वर्ड। तो हार्वर्ड ने कहा कि शिक्षा जो है, शिक्षा सिद्धांत का आधार मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। तो जो शिक्षा सिद्धांत है उसका आधार कैसा होना चाहिए? मनोवैज्ञानिक, ठीक है फ्रेंड्स। तो याद रहेगा शिक्षा सिद्धांत का आधार कैसा होना चाहिए? मनोवैज्ञानिक। किसने कहा? हार्वर्ड ने कहा है। चलिए हम देख लेते हैं मारिया मॉन्टेसरी। तो मॉन्टेसरी ने कहा कि अध्यापक जितना अधिक प्रयोगात्मक का ज्ञान रखता है, मतलब अध्यापक जितना अधिक प्रयोगात्मक अध्ययन का ज्ञान रखता है, मतलब प्रयोगों के द्वारा बालक को शिक्षा देता है, उतना अधिक वह जानता है कि शिक्षण कार्य कैसे किया जाए, ठीक है। तो जो अध्यापक होता है जितना अधिक प्रयोगात्मक का ज्ञान रखता है, मतलब प्रयोगों का ज्ञान रखता है, किस तरीके से है ना प्रयोग करके बालकों को बताया जा सकता है, तो उतना ही वह जानता है कि शिक्षण कार्य कैसे किया जाए, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी के द्वारा अध्यापक को बालक के मस्तिष्क का अच्छा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो यह कहा है पेस्टोलॉजी ने। तो अध्यापक को बालक के मस्तिष्क का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। मस्तिष्क का ज्ञान मतलब कि बालक को रुचियां हैं, जो अरुचियां हैं, बालक क्या करना चाहता है, बालक पढ़ना चाहता है या बालक खेलना चाहता है, खेल के द्वारा पढ़ना चाहता है, इस टाइप से बालक के मस्तिष्क का अच्छा ज्ञान होने से ही उनका विकास किया जा सकता है बालकों का, ठीक है फ्रेंड्स। तो यदि मान लो बालक का पढ़ने का मन नहीं है, बालक का खेलने का मन है, तो हम उन्हें खेल के द्वारा ही प्रशिक्षित किया जा सकता है, ठीक है फ्रेंड। तो यह जो है अध्यापक को चाहिए कि अध्यापक बालक को किस तरीके से ज्ञान देना चाहता है और बालक किस तरीके से सीखना पसंद करते हैं, ठीक। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। फ्रेंड्स मेरा बस यही उद्देश्य है कि आप लोगों को छोटी छोटी बातें भी बहुत अच्छे से याद हों, क्योंकि इसमें जो शब्दावली होती है वो क्या है हर किसी की समझ में नहीं आती है फ्रेंड्स, थोड़ी गहरी होती है। तो आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिएगा और यदि एक बार में समझ में ना आए आपको तो आप 2 बार 3 बार वीडियो को देखिएगा और जो भी आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में भी आंसर दे सकती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू माय वाचिंग चैनल। फ्रेंड्स यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फ्रेंड्स जो भी मेरे नए भाई बहन हैं वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वह मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।